नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। उमर खालिद को कब तक जेल में रखा जाएगा, दूसरा पत्रकारों पर कार्रवाई किसके कहने पर, और तीसरा अब ज्योतिषी बताएगा आपकी काबिलियत। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं उनसे भी आग्रह कि आप अपने दोस्त मित्रों से चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। दूसरा, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार, एक मुश्त आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, उमर खालिद को कब तक जेल में रखा जाएगा। उमर खालिद के बेल पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच में हुई और उसको 4 हफ्ते के लिए टाल दिया गया। तो पहले तो बात यह है कि ये क्या मामला है और उमर खालिद हैं कौन। बहुत से लोग इनको जानते होंगे, जो भी थोड़ा भी पॉलिटिकली अवेयर है या उसका इंटरेस्ट है इस तरह की बातें उसको पता होगा, लेकिन मैं आम दर्शक को भी बता दूं कि उमर खालिद 1987 में दिल्ली में पैदा हुए एक स्टूडेंट हैं। अब एक्टिविस्ट हैं, अब तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। अपने को हार्डकोर कम्युनिस्ट कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वो रिलीजन को नहीं मानते हैं। उनके पिताजी भी पॉलिटिकल आदमी रहे हैं। वो डेली रॉयट्स के आरोपी हैं और सितंबर 2020 से जेल में हैं। उनका थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। फरवरी 2016 में जेएनयू, आपको याद है ना, जेएनयू का वो छात्र प्रदर्शन जिसमें तरह तरह के आरोप लगाए हुए गए थे, जिसके दौरान कन्हैया के ऊपर आरोप था, कन्हैया को जेल जाना पड़ा था। कन्हैया के साथ ही उमर खालिद भी उसमें सह आरोपी थे और इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। इन्होंने दिल्ली में अपनी पढ़ाई अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में की और फाइनली जेएनयू से इन्होंने अपना एमफिल किया। एमफिल करने के बाद उन्होंने जेएनयू में ही रिसर्च की और थीसिस जमा करने से, अब इसकी स्टोरी ये इसलिए आपको समझना ज़रूरी है, जब ये अपनी थीसिस पूरी कर चुके तो तब तक ये सब हो गया था 2016 का काम। तो जुलाई 2018 में जेएनयू ने थीसिस जमा करने से मना कर दिया। फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट गए और अगस्त 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये थीसिस जमा हुई। अब अभी तक उनको आज 5 साल हो गए हैं, डॉक्टरेट मिली है कि नहीं मिली इसका मुझे नहीं पता है। इनकी थीसिस हालांकि झारखंड के आदिवासियों के और इन सब के ऊपर है, एक्टिविस्ट आदमी है। जेएनयू के उस 2016 के बाद फिर ये थोड़ा मतलब इसको कहते हैं फंस गए या फंसाए गए। भीमा कोरेगांव केस अगर आपको याद हो, पूना में इन्होंने भी स्पीच दी थी जिग्नेश मेवानी के साथ और उसमें भी ये जिग्नेश मेवानी के साथ आरोपी थे। अब थोड़ा सा ये चीज़ आपको और समझनी होगी। अगस्त 2018 में जब ये थीसिस जमा कर दिए उसके बाद इनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था और ये इनकी जान मतलब बाल बाल बचे थे और जो आरोपित थे उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि उनकी गिरफ्तारी 15 अगस्त के बाद हुई थी, लेकिन उनका कहना ये था कि वो 15 अगस्त 2018 को उन्होंने वो वीडियो अपलोड किया और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर वो देशवासियों को एक तोहफा देना चाहते थे। मतलब उमर खालिद को मारकर वो ये तोहफा दे रहे थे। और आप अगर देखेंगे तो इस तरह की बहुत सी आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखाई देगी। जो अयोध्या में अभी एक साधु बोला है ना कि जो उदयनिधि का स्टालिन का सिर काट के लाएगा और उनको 10 करोड़ रुपया देंगे, ये काफ़ी सिमिलैरिटी इन लोगों में है। और ये जो दोनों आरोपित थे ये गौ संरक्षण की बात भी उन्होंने कहा कि हम गौ कंजर्वेशन की बात भी हाईलाइट करना चाहते थे, इसलिए हमने इनके हत्या की योजना बनाई थी। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को यूएपीए के तहत दिल्ली रॉयट्स के लिए के समय दी गई उनकी जो स्पीच थी उसके तहत गिरफ्तार किया हुआ है। उनके ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे फरवरी 2020 में, माय फ्रेंड डोनाल्ड, अब की बार डोनाल्ड सरकार, उनकी भारत यात्रा के दौरान भी बहुत प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी थी और वो भी इनके ऊपर एक आरोप है। अब इनकी थोड़ी टाइमलाइन समझ लीजिए क्योंकि ये आपको समझना क्यों जरूरी है। एक स्टूडेंट है, जेएनयू में पढ़ता है, रिसर्च पूरी कर चुका है। 13 सितंबर 2020 को उनको दिल्ली रॉयट्स के मामले में गिरफ्तार किया जाता है और फिर लोअर कोर्ट कह लीजिए या ट्रायल कोर्ट कह लीजिए, जो मेन जहाँ से मुकदमे शुरू होते हैं, वो
कोर्ट काफ़ी लंबी बेल की सुनवाई चलती रहती है और अल्टीमेटली मार्च 2022 में उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है। अब प्रोसेस बेल का ये होता है कि पहले लोअर कोर्ट में आप बेल की डिमांड करते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर ये हाई कोर्ट जाते हैं जब लोअर कोर्ट में इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट भी इनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। और हालांकि उसी समय दिल्ली में 2022 में दिल्ली रॉयट्स के दौरान जो पत्थरबाजी का केस इनके ऊपर था उससे इनको दोष मुक्त कर दिया जाता है, ये एक्विटल हो जाता है इनका। अब ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट मई 2023 में। 18 मई 2023 को इशू नोटिस होता है और लिस्ट आफ्टर 6 वीक्स कहा जाता है। इशू नोटिस का मतलब एक चीज़ ये समझ लीजिए, जब कोई भी पिटिशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आती है तो प्राइमा फेसी उसको जज साहब देखते हैं, तो ये पहले देखते हैं कि इसमें ये एडमिट करने लायक है कि नहीं है। सारी पिटिशंस नहीं एडमिट होती हैं, और अगर उनको प्राइमा फेसी ये लगता है कि एडमिट करने लायक है और जो पिटिशन दे रहा है उसका जो दूसरा पक्ष है उसकी बात भी सुन लें कि वो क्या ना क्या चाहते हैं, उसको इशू नोटिस बोलते हैं। तो ये इशू नोटिस हो जाती है इनके केस में, लेकिन डेट लगती है 6 हफ्ते बाद की। 6 हफ्ते बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर होता है, और ये होता है कि अब 18 जुलाई को डेट है। फिर उसके बाद 18 जुलाई के बाद अगली तारीख 9 अगस्त को लगती है। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब अपने को इससे रिक्यूज़ कर लेते हैं, वो अपने को इससे अलग कर लेते हैं कि भाई मैं इसको नहीं सुनूंगा। फिर ये 9 अगस्त के बाद फिर 17 अगस्त को फिर आती है, फिर 5 सितंबर को आती है, और इस बीच एक बार अभी जब लास्ट आई है तो कपिल सिब्बल साहब उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने कुछ एक दूसरा आर्गूमेंट कर रहे थे, तो वो उस समय नहीं आ पाया और फिर से डेट लग गई। आज 12 सितंबर को उनकी गिरफ्तारी के अब 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। वो सितंबर में हुए थे, आज 12 सितंबर है, वो 13 मतलब करीब अब 3 साल हो गए हैं। शायद 13 सितंबर 2020 को हुए थे, आज 12 सितंबर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 5 बार उनकी हियरिंग को एडजर्न किया है मई 2023 से। अब आज फिर उनकी डेट लग गई 4 हफ्ते बाद की, और अब डेट इन ऑल प्रोबेबिलिटी अक्टूबर में लगी है। बेंच ने हियरिंग के शुरुआत में ही कह दिया कि हमें एक एक रिकॉर्ड को एग्जामिन करना होगा, उसको देखना होगा कि उसमें क्या है, इस केस में कुछ भी बात करने से पहले। और फिर सिब्बल साहब भी व्यस्त थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाले केस में, उन्होंने कहा कि भाई तब तक वो भी खत्म हो जाएगा इत्यादि। खैर 4 हफ्ते बाद की डेट लगी। एक बहुत बेसिक चीज़ जो मेरी समझ में है भाई, बात यह है कि ये बेल एप्लीकेशन है, कोई ट्रायल या ऑर्डर को एग्जामिन नहीं कर रहे हैं कि वो ट्रायल कोर्ट या सुप्रीम हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है उसको एग्जामिन कर रहे हैं। ये सिर्फ बेल एप्लीकेशन है, कोई दोष मुक्त नहीं किया जा रहा है, कोई दोषी नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं है। और एक व्यक्ति जो यंगस्टर है, जो नौजवान है इस देश का, वो 3 साल से जेल में है, उसको बेल कब मिलेगी, ये हमारा जो मतलब जो देश का कानून है ना, उसके ऊपर भी कभी कभी लगता है कि ये क्या हो रहा है इस देश में। अब बात जरा कर लें कि पत्रकारों पर कार्रवाई किसके कहने पर। ये बेसिकली जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये है कि एडिटर्स गिल्ड के अभी 4 पत्रकारों के ऊपर, उनकी प्रेसिडेंट सीमा मुस्तफ़ा, इन सबको लेके 4 पत्रकारों के ऊपर एक FIR मणिपुर सरकार ने की है। ये FIR मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह साहब, उनके प्रॉम्प्ट पे हुई है। उसमें कहा गया कि भाई इन्होंने जो रिपोर्ट दी और इन लोग यहाँ आके वही पुरानी बात प्रोवोक कर रहे थे और कम्युनल उसको भड़का रहे थे, और तरह तरह के जो चार्ज लगते हैं। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पता चला है कि आर्मी के इनविटेशन पर एडिटर्स गिल्ड जो है उसने अपनी टीम भेजी थी। वो ऑन देयर ओन, उन्होंने कहा कि हम कोई वॉलंटियर करके नहीं गए कि हमें जाके वहाँ, उनको आर्मी के लोगों ने कहा था कि आप वहाँ जाके एक जांच करिए। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने जो एडिटर्स गिल्ड के वकील, इसमें भी कपिल सिब्बल साहब इसको भी देख रहे हैं, उन्होंने ये बात बताई कि आर्मी ने लोकल प्रेस की रिपोर्टिंग के मद्देनज़र एडिटर्स गिल्ड से मणिपुर जाने का आग्रह किया था, और उसी के तहत ये लोग मणिपुर जाके अपनी रिपोर्ट बनाए थे। अब एडिटर्स गिल्ड पर कोई कानूनी कार्रवाई या उस पर गिरफ्तारी
पर तो रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है और 15 सितंबर को अगली तारीख लगी है। पर एक बात बहुत स्पष्ट है, मणिपुर और केंद्र सरकार भी गवर्नेंस के बजाय जो इस पे कुछ बता रहा है कि भाई वहाँ ये स्थिति है या वहाँ इस तरह से ठीक करना चाहिए, क्यों गड़बड़ हुई, उसी के पीछे पड़ जा रही है। वो वहाँ ठीक करने के उसमें नहीं। भाई ये तो मणिपुर की दशा की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि वहाँ ऐसी स्थिति बुरी है, वहाँ दी गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इसलिए उसने अपने अलग अलग कमिटीज़ बनाई हैं। भाई ये अजीब सुप्रीम कोर्ट की गवर्नेंस है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर कर उनके साथ मालूम नहीं क्या क्या दुर्व्यवहार होता है, उस पर जो वीडियो बनाता है और जो इसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता है उस पर पहले कार्रवाई हो जाती है, और जो ये सब है उनको उनके ऊपर बाद में कार्रवाई होती है। मतलब वाह रे वाह कानून, या अंधा कानून अगर होता है तो शायद इसी को अंधा कानून कहा जाता होगा। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, एडिटर्स गिल्ड एक सामान्य संस्था है, एडिटर्स लोगों का एक समिति है, और इसको कुलदीप नायर साहब ने 1978 में इमरजेंसी के बाद स्थापित किया था। इसकी अपनी एक साख है। एक तरफ तो आप प्रेस फ्रीडम की बात आपको मतलब, अच्छा प्रेस फ्रीडम का हाल जरा देख लीजिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं, उनको आपको यहाँ मतलब वियतनाम में जाके बताना पड़ता है कि आपकी तरफ प्रेस फ्रीडम आप ठीक करिए, आप ये ठीक नहीं है, वो याद दिलाते हैं। तो आपकी प्रेस फ्रीडम कितनी है ये सबको पता है। क्योंकि जो अजीब सी बात, मैं इस बात को और जोड़ दूं, जो बाइडेन साहब की एक जो सबसे अजीब सी बात उनको लगी होगी, अमेरिकन प्रशासन को लगी होगी, सरकार को लगी होगी, जो बाइडेन के साथ अमेरिका के पत्रकार उनके जहाज में, हिंदुस्तान का कोई खर्चा नहीं, उनके जहाज में उनके साथ उड़ के दिल्ली आते हैं, और अमेरिकन जो उनका NSA हैं उनके हवाले से, और जो व्हाइट हाउस के लोग हैं उनके हवाले से, राष्ट्रपति भवन जो अमेरिका का है, वो कहते हैं कि भाई हम अपने पत्रकारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करना चाहते हैं, अमेरिकन पत्रकारों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ नहीं। हिंदुस्तान का PMO कहता है कि नहीं, हिंदुस्तान की सरजमी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो ही नहीं सकती है, और वहां से वो उस समय फिर कहते हैं कि भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इंडिया में नहीं करके वियतनाम में करेंगे, और वियतनाम में जाते ही फिर जो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन ने की और मोदी सरकार को आईना दिखाया, वो सबको वो जग जाहिर है। अब ज्योतिषी बताएगा कि आप में कितनी काबिलियत है। मतलब एक अजीब सा एक मामला आया है जो बहुत शॉकिंग है, मैं कहूँगा। मैं श्याम मानव जी के साथ बाबा जी लोगों की कुछ सीरीज कर चुका हूँ, आगे भी कोशिश करूँगा कि कुछ और बातें हों, लेकिन इंडियन फुटबॉल टीम का सिलेक्शन अब ज्योतिष महाराज करते हैं। ये एक इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरी रिपोर्ट छपी है, आज उनकी लीड स्टोरी है। 2022 में जब एशियन कप के क्वालिफायर्स हो रहे थे, उस समय ज्योतिषी जी इसको इस टीम को सेलेक्ट कर रहे थे। अब इसके 4 किरदारों को समझ लीजिए। 4 किरदार उस समय, मैं जून 2022 की बात कर रहा हूँ, कौन कौन थे। इसके अध्यक्ष पद पे विराजमान थे प्रफुल्ल पटेल साहब, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उस समय के अध्यक्ष। हालांकि उस समय वो NCP में थे, लेकिन अब तो वो वॉशिंग मशीन से धुल के बिल्कुल साफ सुथरे, बढ़िया, चमकदार, कड़कदार बीजेपी में आ गए हैं। तो उनका, हालांकि इस समय वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अब जल्दी बन जाएंगे क्योंकि इधर आ गए, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल हो चुका है। उस समय के जो जनरल सेक्रेटरी थे उनका नाम था कुशल दास। वो 2010 से 2022 तक 12 साल उसके सेक्रेटरी रहे हैं। उनके ऊपर महिला यौन शोषण के भी आरोप लगते रहे हैं। ये उस समय के फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी थे। इसके तीसरे किरदार हैं कोच। वो एक क्रोशियन कोच हैं, इगोर स्टिमेक। ये क्रोशिया के मूल निवासी हैं और हिंदुस्तानी टीम के फुटबॉल टीम के कोच हैं। और चौथे किरदार और सबसे महत्वपूर्ण किरदार भूपेश शर्मा जी हैं, जो ज्योतिषी जी हैं। अब उनको ज्योतिषी महाराज कहिए, पंडित जी कहिए, जो भी कहिए आप। एशिया कप के क्वालिफायर में प्लेयर्स का सिलेक्शन, एशिया कप का क्वालिफायर था, 3 मैचेस होने थे। उन मैच को इंडिया कैसे अगर जीतता तभी एशिया कप के लिए क्वालिफाई करता। उनमें इंडियन एक्सप्रेस, ये सारी कुछ इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है। उसमें जो सिलेक्शन हो रहा था, तीनों जो क्वालिफायर के मैच से पहले 2 दिन पहले बात होती थी, तय होता था, ये पूरी स्ट्रैटेजी है।
वो शर्मा जी महाराज कर रहे थे, ज्योतिषी महाराज, कि उनके पास लिस्ट जाती थी, फिर उसमें टिक करके बताते थे कि आज ये प्लेयर को खिलाइए, इसको खिलाइए, इसको खिलाइए, और वो बाकायदा आपस के मतलब आदान प्रदान उसके मैसेज का होता था। इस काम के लिए एक और चीज़ जान लीजिए, इस काम जो 2 महीने में के लिए उनको रखा, इस काम के लिए उनको करीब 12 से 15 लाख रुपया दिया गया। ये कुशल दास जो सेक्रेटरी उस समय थे, उनके अनुसार ये है कि 12 से 15 लाख रुपया दिया गया, और उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि इंडिया तो क्वालिफाई कर गया, तो इसलिए ये कोई प्राइस ही नहीं है, ये 12 से 15 लाख ज्योतिषी जी को दे दिया तो क्या दिक्कत है। अब हमारे हिसाब से दुनिया का अकेला देश है शायद हम लोग का, जहाँ पे टेक्निक, जहाँ पे उसका परफॉर्मेंस, जहाँ उसका अनुभव, इस सब का कोई मतलब नहीं, उसको ज्योतिषी जी उसके जो बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली जो इसको है, उससे अब तय करते हैं कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। और दूसरी तरफ ये वो देश है जहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि आरक्षण से मेरिट कंप्रोमाइज होती है, तो इससे अच्छा तो भाई कुंडली ही लेके सबको अब नौकरी भी देना शुरू कर दो इस देश में। और जो कोच स्टिमिक हैं उनका कहना ये है कि वो ओरिजिनली तो उनका कहना है कि मैं असिस्टेंट कोच के लिए इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई एक असिस्टेंट कोच दे दो। इन्होंने असिस्टेंट कोच नहीं दिया, इन्होंने शर्मा जी दे दिया, ज्योतिषी जी। कहना मेरा इसमें कोई नहीं, इनको मुझसे कहा गया कि अब आप इनसे सलाह मशवरा करिए और ये इन्हीं के हिसाब से अब टीम बना करेगी। तो मुझे वो पूरा वर्कआउट उसमें है कि 2 दिन पहले पूरी लिस्ट जाती थी, फिर उसमें टिक करते थे, फिर उस दिन पहले कौन अच्छा खेल, मतलब आप किसको किसको खिलाइए किसको नहीं खिलाइए, वो तय करते थे शर्मा जी। अब इम्पॉर्टेंट 2-3 बातें हैं। एक बात तो यह है कि मतलब लोगों के पर्सनल डिटेल्स आप एक बाहरी आदमी से शेयर कर रहे थे, जो इसमें कौन सा कानून कौन सी दफ़ा लगती है, मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन ये देश के या किसी भी जगह के कानून सम्मत नहीं है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ अगर आप किसी के पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर करें। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है ना कि ये सारी चीज़ों का गंगोत्री एक ही है। जिस देश का प्रधानमंत्री कोरोना के समय अगर ये कहता है कि थाली बजाओ और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, तो उसमें अगर ज्योतिषी जी महाराज ये कहते हैं कि इसको खिलाओ इसको नहीं खिलाओ, आज इसकी शनि भारी है और मंगल हल्का है और जो भी, और शुक्र का वक्री दृष्टि है, तो क्या खराबी है। तो अब देश में जल्दी हो सकता है कि अगर इस तरह से मामला चला तो अब नौकरियां भी ज्योतिषी जी ही तय करेंगे कि किसको नौकरी दी जाए किसको नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।